औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश फ्राम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा स्कूल सिस्टम मेड तहसील खारियाँ ज़िला गुजरात से। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 और जनरल मैथ 9th, ठीक है जी। लेकिन एक्सरसाइज नंबर 1.5 को शुरू करने से पहले हमें कुछ ऐसे कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं जिनके बगैर ये एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो एक्सरसाइज की समझ आएगी। तो इसलिए जो कंसेप्ट हमने पहले क्लियर करने हैं उनको आपने गौर से देखना है, सुनना है। जब तक आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप 1.5 एक्सरसाइज को आप अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है जी, सबसे पहले है तनासब, प्रोपोर्शन, ठीक है जी। अब तनासब की तारीफ मैंने लिखी हुई है, क्या है कि दो निस्बतों के दरमियान बराबरी तनासब कहलाती है, ठीक है जी। दो निस्बतों के दरमियान बराबरी तनासब कहलाती है। अब ये दो निस्बतें आपको नज़र आ रही है, समझ लीजिए एक निस्बत ये है, एक निस्बत ये है, ठीक है। अलामती तौर पे आप इसको जब 4 डॉट्स लिखते हैं तो वो तनासब की अलामत बन जाती है, या इसको बराबर से जाहिर करते हैं तब भी, चूँकि उसने तारीफ के अंदर आपको ये बताया हुआ है कि दो निस्बतों के दरमियान बराबरी तनासब कहलाती है। आप समझ लें एक निस्बत आपके पास ये है, एक निस्बत आपके पास ये है, इन दोनों के दरमियान जो बराबरी है वही बेसिकली तनासब कहलाती है। इसलिए ये अलामत और ये अलामत दोनों समझ लें कि एक ही है, ठीक है जी। इसके बाद अगला कंसेप्ट हमने समझना होता है इसके अंदर कि तरफैन और वस्तैन क्या होता है, ठीक है जी। तरफैन और वस्तैन क्या होता है। तरफैन और वस्तैन का कंसेप्ट समझने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। हमने लिखा हुआ है जी ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी के। ये मैंने लिखा हुआ है तो मैं इसको ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी पढ़ सकता हूँ। समझ आ गई है, यानी कि मैं इसको तनासब की शक्ल में इस तरह करके पढ़ सकता हूँ। अब देखें ये चीज़ जाहिर क्या कर रही है, बेसिकली ये चीज़ जाहिर कर रही है कि जो निस्बत यानी जो निस्बत ए को बी से है वही निस्बत सी को डी से है। समझ आ गई है। यानी ये अगर इसको मैं थोड़ा सा तफसील में लिखता हूँ, इबारत की शक्ल में लिखता हूँ, तो फिर मैं इस तरह लिखूँगा कि ए और बी के दरमियान जो निस्बत है, यानी जो निस्बत ए और बी के दरमियान है वही निस्बत सी और डी के दरमियान में है। समझ आ गई है। तो आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। तरफैन और वस्तैन का कंसेप्ट अब हमने क्लियर करना है कि तरफैन क्या होता है और वस्तैन क्या होता है। इससे पहले अगर आप गौर करते हैं इन दोनों अल्फाज के ऊपर तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जानी चाहिए कि तरफैन लफ्ज़ है तरफ, एतराफ़, यानी समझने से पहले ही आपको इसके मीनिंग समझ आ जाने चाहिए कि तरफैन ऐसी कोई बात होगी तरफैन के अंदर जिसमें इतराफ़ का जिक्र किया जाएगा, साइड्स का जिक्र किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद वस्तैन लफ्ज़ है वस्त से। वस्त का मतलब होता है दरमियान या सेंटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लफ्ज़ को पढ़ने के बाद हमारे माइंड में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि वस्त कोई ऐसी ही मिकदार होगी जो दरमियान में पाई गई होगी, ठीक है। यानी ये तो था वर्ड को पढ़ के आपने कोई कंसेप्ट क्लियर करना होता है, लेकिन अब इसको मैथमेटिकली हमने देखना है कि वो कैसे है। आप देखें जी, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ जी ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी। अब मैंने ये देखना है कि इसमें तरफैन और वस्तैन कौन कौन से हैं। देखें याद रखें, तरफैन तरफ वाले मतलब पहला और आखिरी, इसको मैं क्या लिखूँगा, तरफैन, ठीक है जी। वस्त जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ दरमियान वाले यानी दूसरा और तीसरा, ये हो गए वस्तैन। मेरा ख्याल है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि ए पहला है, डी आखिरी है, ये हो गए इतराफ़ वाले तरफैन बन गए। बी दूसरा है और सी तीसरा है, यानी ये दोनों हो गए सेंटर वाले, इसलिए मैंने इनको लिख दिया वस्तैन। तो ये कंसेप्ट होता है तरफैन और वस्तैन का। इसको हल करने का तरीकाकार क्या होता है, याद रखिए कि हमेशा तरफैन का हासिल ज़रब बराबर होता है
वस्तैन के हासिले ज़रब के। अब ये हासिले ज़रब क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो ये AD है, ये AD, यानी AD हासिले ज़रब किसका है, तरफैन का। AD हासिले ज़रब किसका है, तरफैन का। और हमने लिखा है कि बराबर किसकी होता है, वस्तैन के हासिले ज़रब के। तो वस्तैन B और C है, तो सिंपली आपके सामने क्या आ जाएगा कि AD बराबर है BC के। इसको हाल जब आपने करना है तो इस तरह आपने करना है कि तरफैन का हासिले ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिले ज़रब। तो ये जो मैंने आपके सामने एक मुसावात लिखी है, इसके अंदर AD तरफैन है, BC वस्तैन है, तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कि AD बराबर है BC के। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आपने दूसरा कंसेप्ट इसका क्लियर करना है, उस पर गौर करनी। हाँ डियर स्टूडेंट, अब हमारा अगला कंसेप्ट क्या है जो इस एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी है, वो मैंने लिख दिया है ताकि टाइम बच जाए। तनासब की इकसाम। पहली किस्म का नाम है तनासब रास्त, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखिए तनासब रास्त, चूँकि आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो उर्दू मीडियम का स्टूडेंट है कम अज़ कम उसको इसके मीनिंग्स अगर आते हैं तो वो काफ़ी हद तक इसको डिफ़ाइन करने की पोजीशन में आ जाता है। किस तरह, अब देखिए तनासब की तारीफ़ हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, दो निस्बतों के दरमियान बराबरी। अब रास्त क्या है, रास्त का मतलब होता है किसी चीज़ का सीधा होना। ठीक है, रास्त का मतलब क्या होता है, सीधा होना। अब काफ़ी हद तक अगर इसको समझा जाए तो इसकी डेफिनेशन माइंड में आ जाती है कि यानी तनासब में तो आ गई दो मिकदारें बराबर, रास्त सीधी। अब अगर इसकी तारीफ़ बनाते हैं, इसके सिर्फ वर्ड्स को देख के, इसके अल्फाज को देख के तारीफ़ बनाते हैं, तब भी तारीफ़ ज़हन में आ जाती है कि इसमें दो मिकदारें जो आपस में बराबर होती हैं वो सीधी होंगी। अब सीधी कैसी होंगी, आगे आपने इसको तारीफ़ में मुकम्मल कर लेना। वो कैसे, देखिए तारीफ़ मैंने लिखी हुई है, मैंने कहा है कि दो मिकदारों के दरमियान ऐसा तल्लक, दो मिकदारों के दरमियान ऐसा तल्लक कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़े। यानी वो रास्त समझ में आ गया ना, यानी कि दोनों सीधी चल रही हैं। सीधी से मुराद ये है कि अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। फिर दूसरी कंडीशन उसने ये दी है, कहता है कि और एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार भी कम हो। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब दोबारा इसको ज़रा गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बिल्कुल सिंपल है। अब आपने सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनना है, बोर्ड की तरफ नहीं। तनासब रास्त, दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिसमें एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़े या एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार भी कम हो, तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, तनासब रास्त। अब तनासब माकूस बिल्कुल इसके उल्ट है। ठीक है, तनासब माकूस बिल्कुल इसके उल्ट है, यानी ये इन्वर्स प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं, ये बिल्कुल उसके उल्ट है। जाहिर बात है वो रास्त है, ये माकूस। माकूस जिस तरह मैंने आपको बताया है कि उर्दू को अगर आप समझते हैं तो माकूस का मतलब भी क्या होता है, अक्स यानी उलट। माकूस अक्स यानी अक्स से निकला है माकूस, और माकूस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का उल्ट होना, अपोजिट होना, उसके मुखालिफ होना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि तनासब रास्त की उल्ट जो डेफिनेशन होगी वो तनासब माकूस की बन जाएगी। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि अगर आपको इन दोनों में से किसी एक की डेफिनेशन सही तरीके से आ गई है तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। तो अब क्या है, तनासब माकूस क्या है कि दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो। अब ज़रा इसको साथ साथ कंपेयर भी कर लेते हैं। ऊपर मैंने ये आपको बताया था कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़े। ठीक है, दूसरी मिकदार भी बढ़े। अब यहाँ पर आपने देखना है कि दूसरी मिकदार क्या हो रही है, यानी ऐसा तल्लुक कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार कम हो। अब यहाँ पर देखें कम हो, यानी पहला इसका अक्स आपको नज़र आ गया, यानी कि तनासब माकूस नज़र आ गया। अब दूसरे नंबर पे इसका जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा था कि और एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार भी कम हो। लेकिन अब यहाँ पे पढ़ते हैं तो वो कहता है कि एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार बढ़े, दूसरी मिकदार बढ़े। तो यहाँ पर आपको समझ आ जानी चाहिए कि तनासब रास्त और तनासब माकूस जो हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं।
ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि अब 1.5 एक्सरसाइज को हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। सारी वो एग्जांपल्स वगैरह मैं आपको जब न्यूमेरिकली पढ़ाऊंगा तो फिर एग्जांपल्स वगैरह उसमें आपको दूंगा। अभी सिर्फ मकसद ये था कि आपका माइंड जो है वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या पढ़ना है। जब तक ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, इनकी डेफिनेशंस आपको नहीं आएंगी, तनासब की डेफिनेशन नहीं आएगी, तनासब रास्त की नहीं आएगी, तनासब माकूस की नहीं आएगी, तब तक आप अगले क्वेश्चन 1.5 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हल नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अब 1.5 एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी नासर हो।